गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाद स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और एसएससी जीडी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और बच्चों सब कुछ परफेक्ट है, ओके है, तो हम क्लास को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के, क्योंकि आपका जो सिलेबस है मेरे दोस्त वो समाप्ति की ओर है और नेक्स्ट वीक में आपका जो सिलेबस है वो हर हाल में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से 6 दिन और आप लोग वेट कीजिएगा। उसके बाद ज्योग्राफी कंप्लीट होने के तुरंत बाद आपका नया सब्जेक्ट इंडिया जीके के अंदर शुरू मेरे दोस्त हो जाएगा, जिसमें आप लोग डिमांड कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, है ना। इकोनॉमिक्स की क्लास अभी नहीं हुई होगी, चलेगा, सब कुछ परफेक्ट है, ओके है। तो हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे, सौर मंडल हम पढ़ रहे थे और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे सोलर सिस्टम में वर्तमान में मेरे दोस्त ये 8 प्लेनेट हैं। ये सूर्य के दूरी के आधार पे मैंने आप लोगों को प्लेनेट बताए थे। सूर्य के सबसे नजदीक मरकरी है, सबसे दूर नेपच्यून है, दूसरा सबसे नजदीक विनस यानी शुक्र है और दूसरा सबसे दूर मेरे दोस्त अरुण होगा। ठीक है ना। शुक्र के बाद मेरे दोस्त दूरी के आधार पे हम बात करें तो हमारी पृथ्वी का नंबर आता है। यदि हम आकार का जिक्र करें यहां पर तो आप लोगों को मेरे दोस्त दिखाई दे रहा होगा ना, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि सबसे बड़ा कौन सा है यहां पर। तो जो सबसे बड़ा है उसको मैं नंबर 1 से डिनोट कर देता हूं। तो सबसे बड़ा आपका जुपिटर होगा साइज में, आकार में। दूसरे नंबर पे बच्चों कौन होगा? सैटर्न होगा, सैटर्न होगा। तीसरे नंबर पे मेरे दोस्त यूरेनस होगा। चौथे नंबर पे नेपच्यून होगा। पांचवें नंबर पे हमारी पृथ्वी आएगी। छठे नंबर पे बच्चों शुक्र आएगा। सातवें नंबर पे मार्स आएगा और सबसे छोटा है जो सूर्य के सबसे नजदीक है जिसका नाम है मरकरी। क्या है? मरकरी। अब यहां पर आप लोग एक पॉइंट समझिएगा कि सूर्य से दूरी के आधार पे आपको ये 8 प्लेनेट पढ़ने को मिलते हैं मेरे दोस्त। इन 8 में जो ये स्टार्टिंग के 4 हैं, जो ये स्टार्टिंग के 4 हैं, ठीक है, और ये आपके लास्ट के 4 होंगे। ये आपके लास्ट के 4 होंगे। तो हम यहां पर चर्चा करें तो स्टार्टिंग के जो 4 है ना, इनको हम बोलते हैं इनर प्लेनेट, यानी कि आंतरिक ग्रह, या बच्चों इनको कहा जाता है पार्थिव ग्रह। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भाई आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आपको बोलना है 4 है। तो 4 आंतरिक ग्रह है, तो लास्ट वाले 4 क्या होंगे? इनको हम बोलेंगे बाह्य ग्रह, या हम इंग्लिश में बोल देंगे आउटर, या मेरे दोस्त इनको कहा जाता है जोवियन। क्या कहा जाता है? जोवियन प्लेनेट्स इनको कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये आंतरिक ग्रह क्या फंडा है, क्या होता है ये आंतरिक ग्रह? तो मेरे दोस्त आंतरिक ग्रह हम उसको बोलेंगे, एक तो जो सूर्य के सबसे नजदीक होंगे, तो सूर्य के सबसे नजदीक बच्चों 4 ग्रह कौन से आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। दूसरा क्या होगा? जो आकार में छोटे होंगे। तो 8 में से बच्चों सबसे छोटे 4 कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जो आकार में क्या होंगे? सबसे छोटे होंगे। 8 में से सबसे छोटे 4 यदि आपसे पूछ ले तो इन्हीं का तो नाम लोगे तुम। और एक मेरे दोस्त आप बोलोगे कि जो आपको नजर आएंगे सॉलिड स्टेट के अंदर, ठोसीय अवस्था में, ठीक है, जिनका ज्यादातर भाग आपको कौन सी स्टेट में नजर आएगा? सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट के अंदर, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, उन्हीं को हम क्या बोल देंगे यहां पर? इनर प्लेनेट बोल देंगे। तो इनर प्लेनेट बोलने के लिए 3 कंडीशन आपको सामने वाले को बतानी है। एक तो सूर्य के सबसे नजदीक जो 4 प्लेनेट हैं, आकार में जो 4 सबसे छोटे हैं, या जिनकी जो अवस्था है ना वो सॉलिड है, यानी कि वो आपको ठोसीय अवस्था में
नजर आएंगे। ठीक है बच्चों, फिर बाह्य प्लेनेट कौन से हो जाएंगे आपके? आपसे यदि कोई पूछ लेना कि भाई बाह्य प्लेनेट कौन से होंगे, तो आपको ध्यान रखना है बाह्य प्लेनेट वो होंगे जो मेरे दोस्त एक तो सूर्य से सबसे दूरी पे होंगे। सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित होंगे। ठीक है, दूसरा मेरे दोस्त आकार में क्या होंगे, फिर वो बड़े होंगे। और एक दो तीन चार ये तो ऐसे ही याद हो जाएंगे कि बृहस्पति सबसे बड़ा, शनि दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा, अरुण तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा, वरुण चौथे नंबर पे सबसे बड़ा। अरुण और वरुण दोनों के नाम आपस में मिलते हैं, इसलिए इन्हें हम जुड़वा ग्रह बोलते हैं। ट्विन प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम किसे कहा जाता है? यूरेनस और नेपच्यून को कहा जाता है ना। सर आज आप बहुत गोरे लग रहे हो। बेटा मैं गोरा ही हूं, ठीक है। हाँ, कल मैंने क्या बोला था कि मैं सुंदर भी हूँ गोरा भी हूँ। जिसको ना गोरा दिखाई दे रहा ना सुंदर दिखाई दे रहा, इसका मतलब उसकी आंखों में बच्चों जाला बनना शुरू हो चुका है। और जाला निकालने के लिए आई ड्रॉप आती है, ठीक है, वो लेके आप आंखों में डालो तो आपको अच्छे से दिखाई देगा फिर। बाकी देखिएगा, गोरा कुछ नहीं होता, रंग रंग होता है, ठीक है ना। तो मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता, लेकिन तुम बोल देते हो तो फिर मेरे को टिप्पणी करनी पड़ती है। आकार में ये सबसे बड़ा। हम तो देखेगा ना कास्ट समझते हैं ना धर्म समझते हैं। हम तो समझते हैं कि बस इंसान अच्छा होना चाहिए, जो खुद खुद के बारे में नहीं दूसरे के बारे में भी अच्छा मेरे दोस्त सोचता हो, जो दूसरे की सहायता करने की इच्छा रखता हो, जिसका दिल बहुत साफ हो। तो हमारे लिए तो सबसे मेन वही है, ठीक है। हाँ, तो ना हम रंग देखते हैं ना हम रूप देखते हैं, हम तो सिर्फ देखते हैं इंसानियत कितनी जिंदा है सामने वाले के अंदर, बस वही हमें सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, और आप लोगों को भी यही बोलूंगा कि रूप राप रंग ये तो सब भगवान ने दिए हैं मेरे दोस्त, ठीक है। हमने क्या किया है? क्या उस जो भगवान ने रूप हमें दिया, रंग हमें दिया, क्या उसको पाकर हमने दूसरे के लिए कुछ किया? तो मैटर ये करेगा। यदि हम एक अमीर घर में पैदा हो रहे हैं तो इसमें हमारा क्या है? इसमें योगदान, हमारा कुछ योगदान नहीं है। एक गरीब घर में हम पैदा हो रहे हैं तो इसमें भी हमारा कोई कसूर नहीं है ना। तो जोवियन प्लेनेट या बाह्य प्लेनेट मेरे दोस्त, इनकी जो अवस्था होगी ना वो कैसी होगी? सर इनकी जो अवस्था होगी वो होगी गैसीय अवस्था। कैसी अवस्था होगी मेरे दोस्त? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई। बहुत बढ़िया। अब देखिएगा बच्चों, हम बात करें ना तो ये एक तो मंगल ग्रह जो किसका पार्ट है? इनर प्लेनेट का। एक जुपिटर ग्रह जो किसका पार्ट है? आउटर प्लेनेट का। तो ये जो हमारा इनर और आउटर प्लेनेट, या हम बोलेंगे मार्स और जुपिटर। तो बच्चों मार्स और जुपिटर के बीच में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड्स, या हम बोलते हैं मेरे दोस्त क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉयड, यानी कि क्षुद्र ग्रह इन्हें कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछ लेगा कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है, तो आप बोलेंगे इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट के बीच में जो आपको आकाशीय पिंड दिखाई देंगे उन्हीं को एस्ट्रॉयड कहा जाता है। या मंगल और बृहस्पति नामक ग्रह के बीच में पाए जाने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को हम क्या बोल देते हैं मेरे दोस्त? हम बोल देते हैं उन्हें एस्ट्रॉयड, यानी कि क्षुद्र ग्रह। ठीक है, अब यहां से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं। यहां से मेरा मन है आप लोगों से एक जबरदस्त क्वेश्चन पूछने का, जो एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ये जो क्षुद्र ग्रह मैंने आपको बताया, इन क्षुद्र ग्रहों से हमारी पृथ्वी की रक्षा कौन सा ग्रह करता है? क्षुद्र ग्रहों से हमारी पृथ्वी की रक्षा
कौन सा ग्रह करता है बच्चों? बताइएगा फटाफट। देखिएगा सारी की सारी चीजें आपको आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रही है, तो आंसर देने में मेरे अकॉर्डिंग आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। यह क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, तो एसएससी जीडी में भी मेरे दोस्त पूछा जाएगा। बताइएगा एक बार। देखिएगा, ये मंगल है, ये बृहस्पति है, और ये पृथ्वी है, और ये शुक्र ग्रह है। जब शुक्र ग्रह मेरे दोस्त हमारी पृथ्वी की तरफ आएगा, तो आप सोचोगे कि बीच में मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी की रक्षा कर देगा। नहीं मेरे दोस्त, हमारी पृथ्वी की रक्षा करेगा जुपिटर। कौन करेगा? जुपिटर। सर ऐसा क्यों? मेरे दोस्त, जब भी कोई क्षुद्र ग्रह अपनी कक्षा को खोकर पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ेगा, तो मेरे दोस्त पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए इस क्षुद्र ग्रह को जुपिटर नाम का प्लेनेट अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपनी ओर खींचकर उसको पृथ्वी की तरफ जाने ही नहीं देगा। क्योंकि बृहस्पति जो ग्रह है ना, इसका गुरुत्वाकर्षण बल मेरे दोस्त बहुत ज्यादा होता है, और कोई भी एस्ट्रॉयड, कोई भी क्षुद्र ग्रह जब अपने ऑर्बिट से, जब अपनी क्लास से बच्चों वो अलग हो जाता है किसी भी कारणवश, और वो पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट होगा, तो बृहस्पति का ताकतवर गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपनी ओर खींच के क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। तो मंगल तक तो जाने ही नहीं देगा, बृहस्पति ही उसको अपनी ओर खींच के क्या कर देगा? नष्ट। इसलिए मंगल जो है ना, वो रक्षा नहीं करेगा। रक्षा कौन करेगा? जुपिटर करेगा। आपसे पूछ ले क्यों करता है, तो आप बोलेंगे बच्चों स्ट्रोंग ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ताकतवर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है ना? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। 8 प्लेनेट को हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो परिवार है, सौर परिवार, इसका जो मुखिया है, इसका जो चौधरी आदमी है बच्चों, सूर्य। सूर्य चौधरी है, ठीक है। तो सूर्य का अपना अलग से एटीट्यूड है, तो सूर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। कहाँ गया सूर्य? ये रहा सूर्य। अभी बना लेते हैं सूर्य को। ये देखिएगा, ये है भाई साहब सूर्य। एक सेकंड रुकिएगा भाई, ये फोन वाले भी बड़े परेशान करते हैं। आप लोगों को भी परेशान करते हैं क्या? हम्म। बेटा ये सूर्य है। यदि ये सूर्य है ना, तो आपको समझ लेना है। सर जी क्या समझना है? सारा दिन समझने में ही निकल जाता है। बेटा सूर्य के चारों ओर इस तरीके की आपकी एक लेयर बनती हुई नजर आएगी, ठीक है ना। ये लाल रंग की लेयर आपको दिखाई देगी। बच्चों यदि ये सूर्य है, तो ये सूर्य की जो मैंने लाल रंग की लेयर बनाई है, इसको हम बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। क्या बोलते हैं इसे? क्रोमोस्फेयर। जिसको हम बोलते हैं वरणमंडल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? वरणमंडल बोलते हैं। और ये जो आप लोगों को नजर आएगी बच्चों, इसे बोलते हैं फोटोस्फेयर। इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल, ठीक है ना। ये जो प्रकाश मंडल है ना, इस प्रकाश मंडल के पास आप लोगों को मेरे भाई काले रंग के क्या नजर आएंगे? धब्बे नजर आएंगे।
ये देखिएगा, ये काले रंग के क्या है मेरे दोस्त, धब्बे हैं। ये काले रंग के क्या हैं, धब्बे हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ब्लैक स्पॉट। क्या बोलते हैं दोस्त, इनको ब्लैक स्पॉट बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं काले धब्बे, ठीक है। और अब आपसे कोई पूछ ले कि यदि ये सूर्य है तो ये सूर्य का क्या होगा, सेंटर होगा, है ना बच्चों। और सूर्य के सेंटर को हम क्या बोल देंगे, करोड बोल देंगे, कोर बोल देंगे। इसको कोर बोल देंगे या करोड बोल देंगे। कई बार आपसे पूछ लेगा कि ये जो सेंटर है ना, इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो आपको बोलना है 10 की रेज पावर 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 10 की रेज पावर 7 डिग्री सेल्सियस। और आपसे पूछ लेगा कि प्रकाश मंडल, इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो प्रकाश मंडल का टेम्परेचर होता है मेरे दोस्त 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा कि ये क्या होता है प्रकाश मंडल, तो मंडल का मतलब होता है समूह मेरे दोस्त। प्रकाश का मतलब लाइट, यानी कि सूर्य के जिस भाग से हमें लाइट मिलती होगी, प्रकाश मिलता होगा, ऊर्जा मिलती होगी, उस भाग को हम प्रकाश मंडल बोलते हैं। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि ये जो प्रकाश, ये ऊर्जा आती है, तो क्या ये सेंटर से आती है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो सूर्य के जिस भाग से हमें प्रकाश मिलता है, हमें का मतलब है कि जो सौर मंडल का हिस्सा है, चाहे वो प्लेनेट हो, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे मेरे दोस्त एस्ट्रॉयड हो, मेट्रॉइड्स हो, कॉमेट हो, तो सूर्य के जिस भाग से किसी भी आकाशीय पिंड को, जो सौर परिवार का हिस्सा होगा, उसको जो प्रकाश मिलेगा, उस भाग को हम क्या बोल देते हैं मेरे दोस्त, प्रकाश मंडल बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सूर्य के जिस भाग से सूर्य के जिस भाग से प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं प्रकाश मंडल। तो सर जो ये एक लाल रंग की लेयर बनी है, ये कैसे बनी, तो मेरे दोस्त इस प्रकाश मंडल के चारों ओर जो गैसें फैली हुई थी, वहां पर जो भी गैसें इस सूर्य के चारों ओर फैली हुई थी, तो वो गैसें सूर्य की गर्मी को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और अवशोषित हो जाने के कारण एक लाल रंग की लेयर तैयार हो जाती है, और उसी को हम बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। तो यहां पर एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछा जाता है कि भाई ये जो क्रोमोस्फेयर लेयर है ना, इसका रंग कैसा होता है, तो बेटा मैंने लाल रंग में ही इसको खींचा है, तो याद रख लेना लाल ही होता है क्रोमोस्फेयर, ठीक है। तो क्रोमोस्फेयर जो लेयर है वो किस रंग की दिखाई देती है, लाल रंग की दिखाई देती है, ठीक है, लाल रंग की दिखाई देती है। समझ में आई बात। अब हम बात करेंगे कि ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, काले रंग के जो धब्बे हैं, कई बार इनका टेम्परेचर भी पूछ लेता है कि भाई ये जो ब्लैक स्पॉट हैं ये कहां पर दिखाई देते हैं, तो आपको बोलना है ये प्रकाश मंडल के नजदीक दिखाई देते हैं, क्योंकि ये फोटोस्फेयर है। तो फोटोस्फेयर के नजदीक आपको इस तरीके के काले रंग के क्या हैं, धब्बे दिखाई देंगे, काले रंग के धब्बे दिखाई देंगे। तो आपसे ये भी पूछ लेता है कि ये जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं ना, इनका टेम्परेचर कितना होता है, तो इनका टेम्परेचर आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। आसपास का टेम्परेचर का मतलब फोटोस्फेयर, और फोटोस्फेयर का टेम्परेचर मैंने कितना पढ़ाया है आपको, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो 6000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस कम करोगे तो 4500 डिग्री सेल्सियस होगा। तो काले धब्बों का जो तापमान है ना, इसका जो टेम्परेचर होगा वो याद रखना है आसपास के क्षेत्र से मेरे दोस्त 1500 डिग्री सेल्सियस कम होगा, 1500 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना।
ये जो काले रंग के धब्बे होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं हमारे लिए, हमारे का मतलब पृथ्वी के लिए। जब भी हमारी पृथ्वी मेरे दोस्त, जब भी हमारी पृथ्वी इन काले रंग के धब्बों के संपर्क में आती है तो पृथ्वी का काले रंग के धब्बों के संपर्क में आने पर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए चुंबकीय झंझावात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है मेरे दोस्त। मैग्नेटिक स्टॉर्म आ जाता है पृथ्वी के ऊपर। क्या हो जाएगा पृथ्वी के ऊपर? मैग्नेटिक स्टॉर्म, यानी कि चुंबकीय तूफान। सर जी ये चुंबकीय तूफान क्या होता है? आज तक हमने सुना नहीं। बेटा चुंबकीय तूफान का मतलब है कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं वो खराब होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर में टीवी है, जब आपकी शादी हो जाएगी तो हो सकता है कि लड़की के घर वाले आपको एक टीवी जो है वो भी दहेज में दे दे, गिफ्ट में दे दे, ठीक है। तो लड़की वो टीवी अपने साथ ले आएगी आपके घर में, तो आपकी जो माताजी है ना वो बोलेगी कि ये जो नया है इसको क्यों निकालना, टीवी तो चल ही रहा है, तो इसको आगे जब जरूरत होगी ना तब निकाल लेंगे, तो इसको ऐसे का ऐसा रख दो। और बेटा ऐसे का ऐसा रख देते हो तुम, ठीक है, ऐसे का ऐसा रख देते हो, और उसको जब 2-2.5 साल के बाद आप कोशिश करते हो चलाने की तो वो चलता नहीं है फिर, ठीक है। आप मेरे दोस्त उसके थप्पड़ भी मारोगे, ऊपर से साइड से भी थप्पड़ मारोगे, नीचे से भी थप्पड़ मारोगे, और थप्पड़ मारते हुए अपनी पत्नी की तरफ गुस्से से भी देखोगे कि ये खराब आइटम क्यों लेके आई है। वो खराब आइटम नहीं लेके आई थी बेचारी, यदि उसी दिन आप खोल के उसको ऑन कर लेते ना वो सही चलता, लेकिन आपने 2-2.5 साल उसको रख दिया, और मेरा बेटा हो सकता है उस दौरान वो कोई चीज इन चुंबकीय झंझावातों के संपर्क में आ गई और रखी रखाई वो नई चीज क्या हो जाती है, फिर खराब हो जाती है, ठीक है। और फिर तुम पत्नी की तरफ माँ बेटे दोनों के दोनों खतरनाक नजरों से देखना शुरू कर देते हो कि ऐसा आइटम क्यों लेके आई है, ठीक है ना। तभी तो समस्या उत्पन्न होती है। समझ में आई मेरी बात? होता है ना ऐसा, हम सभी के घरों में ऐसा ही चलता है। सर जी दहेज नहीं लेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, दहेज नहीं लेना है, ठीक है। हाँ लेकिन दहेज की जो डेफिनेशन है ना वो आपको पता होनी चाहिए। दहेज का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला आपको टीवी दे रहा है, सामने वाला आपको मतलब भाई कोई छोटा मोटा अलमारी बेड दे रहा है उसको दहेज में काउंट करोगे। बेटा ऐसा दहेज नहीं होता, उसको दहेज नहीं बोलते हम। समझ में आई बात? दहेज का मतलब होता है डिमांड। यदि डिमांड आप करके कोई भी चीज ले रहे हो, डिमांड करके आप एक छोटी सी जैकेट भी ले रहे हो ना, तो इसका मतलब वो दहेज में काउंट होगा। और बिना डिमांड किए सामने वाला चाहे हेलीकॉप्टर दे दे भाई साहब, तो वो दहेज में काउंट नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात? दहेज का मतलब क्या है कि लड़की के घर वालों के दिल के ऊपर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, है ना। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि लड़के वाले जो है वो डिमांड कर रहे हैं। समझ में आई बात? मेरे अकॉर्डिंग तो ये होता है, ठीक है। वरना तो देखिएगा आज भी हमारी जो माँ है ना वो हमारे मामा के घर चली जाती है तो वहां से 5-10 सूट लेके आती है ना, और हम खुश हो जाते हैं। तो बेटा वो भी तो दहेज ही है ना। सिर्फ आप क्या एक शादी के दौरान दिए जाने वाले उन संसाधनों को दहेज बोल रहे हो? नहीं, दहेज तो फिर हर चीज है जो मायके से आएगी, लड़की के मायके से आएगी, है ना। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ तो दहेज का मतलब डिमांड होता है। चलेगा। अब हम यहां पर सूर्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। हेडिंग डालिएगा सूर्य यानी सन। ज्ञान बहुत ज्यादा हो जाता है कई बार, इसलिए मैं दे देता हूं तुम्हें, क्योंकि कई बार ज्ञान जो है ना छलकना स्टार्ट हो जाता है दोस्त, है ना। तो फिर वो दे देना चाहिए सामने वाले को। वैसे तो मैं कोशिश रहती है कि भाई ज्ञान ना दूं, क्योंकि ऑलरेडी तुम ज्ञानी व्यक्ति हो, सारे के सारे ज्ञानी व्यक्ति जुड़े हुए मेरे साथ। तो सूर्य के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए सूर्य के बारे में कि सूर्य है क्या।
तो आपको बोलना है बेटा सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा। लेकिन मेरे दोस्त इस सूर्य को कई लोग तारा नहीं मानते थे। उन लोगों में आर्य लोगों को काउंट किया जाता है। लेकिन जो आर्य लोग थे ना, आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, जो समाज में सबसे ऊपर थे उस समय। लेकिन आज समाज में सबसे ऊपर कौन है? जो सरकारी नौकरी लगा हो, है ना। चाहे वो आर्य हो चाहे वो अनार्य हो, मैटर ही नहीं करता। तो आज समाज में वही ऊपर होगा। हाँ, ये बात भी है। एक लड़की बोल रही है कि सर ये लड़के झूठ बोलते हैं। हाँ, अब तो ये बोलते हैं हम कुछ नहीं लेंगे, दहेज वगैरह, ठीक है। लेकिन जिस दिन नौकरी लग जाती है ना सर, इनके नखरे हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये दहेज मांगना शुरू कर देते हैं। ऐसा है क्या लड़कों? हमें बदनाम किया जा रहा है क्या? हम ऐसे हैं? सारा का सारा जो पुरुष समाज क्लास में जुड़ा हुआ है, अपनी अपनी राय दे। आज क्लास में पंचायत होगी भाई साहब, ठीक है। एक साइड लड़कियां हैं, एक साइड लड़के हैं। तो पढ़ते भी रहेंगे और पंचायत भी चलाते रहेंगे। तो सूर्य एक तारा है, लेकिन आर्य, जिसका मतलब श्रेष्ठ होता है, आर्य लोग इसे क्या मानते थे मेरे दोस्त? आर्य लोग इसे ग्रह मानते थे। तो आज क्लास में पुरुष समाज और महिला समाज की पंचायत होगी भाई, ठीक है। क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक आरोप लगाया गया है पुरुष समाज के ऊपर कि भाई नौकरी लगने के बाद हम बदल जाते हैं। ऐसा है क्या? बाकी यदि हम अपने अंदर झांक के देखें ना, तो ये लड़की ठीक बोल रही है। हाँ, लेकिन सारे लड़कों के लिए नहीं है ये परसेंटेज लगभग 70 और 30 का रहता है कि 70% के दिमाग में ये आता है कि अब नौकरी लग चुके हैं, अभी मौका है, मौके पे चौका मार देना चाहिए, है ना। और 30% ये सोचते हैं कि भाई मेरे घर में भी तो बहन है, मेरी माँ भी तो किसी की बहन थी, मेरी माँ भी तो आई है किसी घर से, और मेरी माँ को कोई परेशान करे दहेज के लिए, चाहे वो मेरा फादर ही हो, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ऐसे ही मेरे दोस्त, जो आपके घर में आएगी वो भी तो किसी की बहन होगी। तो हमें बिल्कुल भी दहेज के लिए या किसी भी चीज के लिए अपने को परेशान नहीं करना है, ठीक है। हाँ, तो ये आप लोग एक बात मेरी पल्ले बांध लेना। पल्ले बांधने का मतलब समझते हो? कसम खा लेना कि भाई आप डिमांड नहीं करेंगे, सामने वाला चाहे कुछ भी दे, हम हाथ जोड़ के स्वीकार कर लेंगे, ठीक है ना। और सबसे बड़ा दहेज तो पाल पड़ोस के मेरे दोस्त पढ़ा लिखा के एक अच्छी लड़की हमें दे ही दी है। तो सबसे बड़ा दहेज तो हमें मिल ही चुका है। फिर भी हम डिमांड नहीं करेंगे, ठीक है। और लड़कियों से भी एक गुजारिश है, लड़कियां भी एक बात पल्ले बांध ले कि शादी के बाद किसी भी लड़के को परेशान नहीं करोगी, ठीक है। तुम परेशान नहीं करोगी तो सामने वाला भी नहीं करेगा। हाँ, और लड़के की माँ को अपनी माँ जैसा मानोगी, क्योंकि दोनों तरफ है बातें हैं, होनी चाहिए, है ना। अकेले लड़कों के ऊपर भी नहीं, लड़कियों के ऊपर भी है। सही बात है ना। चलेगा, अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो सूर्य एक तारा है, लेकिन आर्य लोग इसे क्या मानते थे मेरे दोस्त? ग्रह मानते थे, है नहीं थे बोलेंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा मेरे दोस्त कि सूर्य जो है ना, ये सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत है। सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये होल सोलर सिस्टम का, सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का ये स्रोत है मेरे दोस्त। आपसे कोई ये पूछ लेना कि भाई सूर्य के पास ये ऊर्जा आती कहां से है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत फिर क्या है, सूर्य के पास ये ऊर्जा आती कहां से है? तो मेरे भाई, सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो है एक अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। संलयन का मतलब होता है मेरे दोस्त जुड़ना,
और सबसे खतरनाक जो प्रोसेस होती है वो यही होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। बच्चों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो होती है ये सूर्य के कौन से भाग में होती है? तो मेरे भाई ये सूर्य के केंद्रीय भाग में होती है। तो मेरे दोस्त ये कौन से भाग में होती है? ये सूर्य के केंद्रीय भाग में होती है। ठीक है ना? एक लड़के का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, देखिएगा बीच बीच में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं ना, तो पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें आगे बढ़ना है आगे बढ़ना है। पढ़ाई का मतलब ये भी है कि जिस समाज में हम पले हैं बड़े हैं उस समाज से अपने को अलग भी नहीं होना है। और समाज में आसपास जो भी कोई बुराई चल रही हो तो मेरे दोस्त उसको सुधारने के लिए अपने को प्रयास करना है। ठीक है? तो एक ने बहुत अच्छा क्वेश्चन ये किया है कि सर हम दहेज क्यों ना लें, ये लड़कियां बेरोजगारों से शादी नहीं करती। भाई आपकी तरफ से ये क्वेश्चन सही हो सकता है लेकिन मेरी तरफ से सही नहीं है। वो इसलिए सही नहीं है दोस्त, क्योंकि बेरोजगार से शादी करने का मतलब आप समझ रहे हो क्या है? कि लड़के को ही परेशानी होगी और लड़के को ही परेशानी से बचाना चाहती है यहाँ लड़की। ठीक है ना? क्योंकि लड़की आएगी तो बच्चों जिम्मेदारी जो है ना वो लड़के के ऊपर आती है, सीधी सी बात है। घर से निकल के कमाने के लिए लड़के को ही जाना पड़ेगा। और जब बेरोजगारी में है, काम अपने पास है नहीं, हम कुछ कमा नहीं रहे हैं और हम अपने लिए ही चिंतित हैं, तो मेरे दोस्त जो अपना साथी आ जाएगा उसके बाद हमारी चिंता और बढ़ जाएगी। और शादी के बाद जो एक जीवन खुशी भरा हम जो व्यतीत करना चाहते हैं ना, फिर वो व्यतीत नहीं हो पाएगा। ठीक है? ये हमसे ज्यादा लड़कियां समझती हैं, लड़के नहीं समझते हैं इन बातों को, लड़कियां समझेगी। है ना? आज तो तुम लोगों ने बहुत ज्ञान पेल दिया भाई, क्लास में खतरनाक पंचायत कर दी है तुमने क्लास में। ठीक है? अच्छा ठीक है। अच्छा लड़कियां बहुत चालाक हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिएगा भाई, आप ये भी मत भूल जाना कि उन लड़कियों में हमारी भी बहन है ना? यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारी बहन को छोड़ के हम सारी लड़कियों को फिर एक अलग एंगल से देख रहे हैं। जब तुम लड़कियों का नाम ले रहे हो ना तो उन लड़कियों में मेरे दोस्त हमारी माँ भी शामिल है, हमारी बहन भी शामिल है। यदि आपकी सोच में आपकी बहन शामिल है ना साथ में, फिर तो ठीक है। फिर तो यदि आप सोचोगे कि लड़कियां चालाक होती है तो चलेगा, है ना? लेकिन आप अपनी बहन को अलग करके सोचो दूसरों की बहनें चालाक हैं, ऐसा नहीं चलेगा। चलेगा, हम आगे बढ़ेंगे फिर यहाँ पर। बेटा सूर्य के सेंटर के अंदर, सूर्य के केंद्रीय भाग के अंदर ये अभिक्रिया होती है, नाभिकीय। चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। आपसे कोई पूछ ले कि सूर्य की जो घूर्णन दिशा है ना वो क्या है? घूर्णन दिशा का मतलब है कि अपने अक्ष पे सूर्य जो घूमता है, रोटेशनल डायरेक्शन हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे, रोटेशनल डायरेक्शन ऑफ सन। ठीक है? तो आपको ये समझना होगा कि रोटेशनल जो डायरेक्शन है, घूर्णन जो दिशा है मेरे दोस्त, वो क्लॉकवाइज है। और घड़ी की सुई कैसे घूमती है मेरे दोस्त? पूर्व से पश्चिम घूमती है। तो ऐसे ही सूर्य घूमता है जैसे अपने घर में लगी हुई घड़ी की सुई घूम रही है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो घूर्णन दिशा जो होगी वो पूर्व से पश्चिम होगी। इसके अलावा मेरे दोस्त मैंने आपको परत वगैरह बताई दी है। ठीक है?
प्रकाश मंडल मैंने सूर्य का टेम्परेचर बाहरी सतह का बता ही दिया है। तो यहां पर आपसे पूछ ले कि सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है। टेम्परेचर ऑफ आउटर लेयर ऑफ सन, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान। वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और इसी सतह से मेरे दोस्त सभी को प्रकाश मिलता है। ठीक है, अब एक एक करके हम एक एक प्लेनेट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त हम पढ़ते हैं यहां पर मरकरी को। मरकरी जिसे हम बोलते हैं बुध। सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये बनेगा कि ये सूर्य के सबसे नजदीक है, क्योंकि ये तो आंखें देखते ही बता देगी कि सूर्य के बाद हमने क्या लिखा है, मरकरी ही लिखा है। तो नियरेस्ट प्लेनेट फ्रॉम सन, या हम बोलेंगे सूर्य से सबसे नजदीक। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह। ठीक है बच्चों, हम बोलेंगे आकार में सबसे छोटा। ठीक है, यानी कि स्मॉलेस्ट इन साइज। आकार में क्या होगा, ये सबसे छोटा। द्रव्यमान मेरे दोस्त सबसे कम। द्रव्यमान का मतलब होता है मास। ठीक है, तो सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह आपका कौन सा होगा, बुध होगा। मेरे दोस्त हम बात करेंगे, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह का मतलब होता है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर काटे। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, नो सैटेलाइट। उपग्रह का मतलब सैटेलाइट होता है, और सैटेलाइट का मतलब है जो प्लेनेट के चारों ओर चक्कर काटे बच्चों। तो कोई भी उपग्रह नहीं है बुध का, यह आपको ध्यान रखना है। क्यों नहीं है, इसके पीछे कारण है कि सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण सूर्य का ताकतवर ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, सूर्य के ताकतवर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे बच्चों। सूर्य के ताकतवर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे कि बुध ग्रह का जो सबसे खास गुण है, जो मुख्य गुण है, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी इसकी। बुध का जो मुख्य गुण है ना, वो है इसका चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर पाया जाता है। ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो इसका मुख्य गुण है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड का पाया जाना। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे, अब कोई भी प्लेनेट होगा बच्चों, वो दो तरीके से चक्कर काटेगा। कैसे चक्कर काटेगा, एक को तो हम बोलेंगे रोटेशनल। रोटेशनल को कहा जाता है घूर्णन।
इसी घूर्णन को हम बोलेंगे परिभ्रमण। इसको हम बोलेंगे दैनिक काल। ठीक है, दैनिक काल बच्चों ये होता है 58 दिन। ठीक है, और एक होगा रिवॉल्यूशनल। आठों के आठों प्लेनेट हम पढ़ेंगे ना, तो यदि मैं ऐसे शब्द बोल रहा हूं तो आपको समझना है। कैसे समझोगे अभी मैं समझाऊंगा आपको। इसको हम बोलेंगे परिक्रमण, इसको हम बोलेंगे वार्षिक। ये होता है 88 दिन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा। सबसे गर्म ग्रह है बेटा, सबसे गर्म बुध नहीं है निशु, सबसे गर्म शुक्र पड़ेंगे। सूर्य के सबसे नजदीक जरूर है ये। ठीक है ना सर जी, एसएससी जीडी सिलेक्शन के बाद आपके हाथों से टी शर्ट लेना है। बिल्कुल मेरे दोस्त। हाँ, इंग्लिश में भी बता रहा हूं ना साथ के साथ, रोटेशनल और रिवोल्यूशनल। ठीक है बच्चों, रोटेशन का मतलब होता है अपने अक्ष के चारों ओर घूमना। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप अपनी जगह खड़े खड़े कैसे घूमोगे, तो मेरे दोस्त ऐसे घूमोगे तुम। ठीक है, जैसे बाबा रामदेव योगा नहीं करवाते थे, इस तरीके से करवाते थे ना। हाँ, तो वो है रोटेशनल, यानी कि अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाना, उसे हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, रोटेशनल बोलेंगे। ठीक है, जब हम अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर काटेंगे तो समझ लेना बच्चों दिन बनेगा। क्या बनेगा, दिन। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या होता है दिन, तो आपको बोलना है पृथ्वी का अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा कर लेना। और पृथ्वी का अपने एक चक्कर पूरा करने का मतलब है 360 डिग्री घूम जाना। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे 360 डिग्री घूम जाती है, अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो उसे हम बोल देते हैं एक दिन। क्या बोल देते हैं, एक दिन। ऐसे ही आपको समझना है कि कोई भी प्लेनेट यदि हम उसका रोटेशनल टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम एक दिन की अवधि को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और यहां एक दिन का मतलब क्या है, पृथ्वी के 58 दिन। यानी कि यदि मैं बुध को यदि मैं आप लोगों को यहां पर बैठाकर बच्चों बस में बुध के ऊपर ले जाऊं, देखिएगा बस जाती नहीं है, फिर भी कोशिश कर लेते हैं। यदि मैं आपको यहां से उठा के बुध के ऊपर पहुंचा दूं और मैं आपको बोलूं कि आपको बुध के ऊपर एक दिन काटना है, तो इसका मतलब आपको पृथ्वी के 58 दिनों के बराबर वहां पर रहना पड़ेगा। तो पृथ्वी के 58 दिन इज इक्वल टू बुध का एक दिन होता है मेरे दोस्त। ठीक है, समझ में आई बात। तो अपनी पृथ्वी के ऊपर एक दिन की अवधि होती है जो हम 24 घंटे की मानते हैं, होती 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड की है, लेकिन हम मानते 24 घंटे की है। ऐसे ही बुध के ऊपर एक दिन की अवधि होती है 58 दिन की। ठीक है ना सर जी, मुझे गले की ये चैन लेनी है। बेटा ऐसा तो मत करो तुम। ठीक है ना जब तुम नौकरी लग जाओगे तो तुम मेरे को चैन मेरे दोस्त देना। ठीक है ना, हाँ ऐसा तो मत करो यार तुम, क्योंकि तुम कोई एक बच्चा थोड़ी नौकरी रखता है। आरडब्ल्यूए का तो रिकॉर्ड रहता है कि मेरे दोस्त 1/3 जितने पद आते हैं एसएससी जीडी में, 1/3 से ज्यादा आरडब्ल्यूए वाले ले जाते हैं। तो इतनी चैन मेरे दोस्त यदि मैं दूंगा तो मेरा चैन लुट जाएगा, मेरा चैन भी लुट जाएगा, मेरा करार भी लुट जाएगा। ठीक है, हाँ ऐसे मत करो तुम। हाँ ठीक है चलेगा। हाँ देखिए, झूठे वादे मैं करता नहीं हूं। हाँ, हालांकि जब मेरा मन वहां कर जाएगा तो क्या पता हो भाई साहब, भगवान मेरे को भी इतनी तरक्की दे कि मैं आप लोगों को एक एक चैन बेच कर पाऊं। तो तुम मेरा भी तो सोचा करो ना कि भाई हमारे सर को इतनी तरक्की मिले हमारी वजह से। ठीक है, हाँ तुम मेरा तो सोचते नहीं हो, खुद खुद का सोचते हो, फिर कैसे काम चलेगा। रिवोल्यूशनल टाइम पीरियड का यहां जिक्र कर रहा हूं। रिवोल्यूशनल का मतलब होता है परिक्रमण। अब देखिएगा, परिक्रमण का मतलब समझो परिक्रमा से। घर वाले बोलते हैं ना कि बेटा अब की बार आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा,
ठीक है, आप उस मंदिर की जाके परिक्रमा करके आओ। परिक्रमा का मतलब होता है फेरी लगाना, चक्कर काटना। और हम चक्कर किसके काटते हैं? किसी दूसरे के चारों ओर चक्कर काटते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज में आप गए हो तो बेटा आपने पक्का किसी ना किसी मादा मित्र के चारों ओर फेरी लगाई है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन उस मादा मित्र ने यही बोला है कि फेरी लगाने से कुछ नहीं होगा, नौकरी लेके आ बस, ठीक है। यदि मेरा साथ चाहता है तो नौकरी लेके आ। तो बच्चों, फेरी लगाने का मतलब चक्कर काटना, और चक्कर काटने का मतलब परिक्रमा करना। और परिक्रमा जब आप कर रहे हो तो किसी दूसरे के चारों ओर कर रहे हो। और यहां पर कोई भी ग्रह यदि परिक्रमा करेगा तो वो किसके चारों ओर चक्कर काटेगा? सूर्य के चारों ओर चक्कर काटेगा, क्योंकि सौर मंडल का सेंटर क्या है? सूर्य है। और सूर्य के चारों ओर किसी भी ग्रह का चक्कर काटना क्या कहलाएगा? रिवोल्यूशनल टाइम पीरियड कहलाएगा, परिक्रमण कहलाएगा। मेरे दोस्त, आपको यह भी ध्यान रखना है, यह भी ध्यान रखना है कि जब भी परिक्रमा होगी बच्चों, साल बनेगा। जैसे हमारी पृथ्वी का परिक्रमण काल हम कितना पढ़ते हैं? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड पढ़ते हैं, यानी 365 दिन हम मानते हैं। ऊपर वाला टाइम पीरियड मेरे दोस्त 4 साल के बाद 24 घंटे बना देता है, तो इसलिए फरवरी हमारी 29 की हो जाती है ना। तो बच्चों, परिक्रमा करने से साल बनेगा। तो अब तुम समझ गए होगे कि यहां बुध जब परिक्रमा कर रहा है और 88 दिन ले रहा है, तो बुध के ऊपर एक साल का मतलब है बच्चों 88 दिन। और बुध के ऊपर एक साल का मतलब यदि 88 दिन है, तो बुध एक ऐसा ग्रह हो जाएगा मेरे दोस्त जहां पर सबसे छोटा साल होगा। तो बुध का एक वर्ष इज इक्वल टू होगा पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर, ठीक है ना। और मेरे दोस्त, ये सबसे कम परिक्रमण काल होगा। सबसे छोटा वर्ष बुध के ऊपर ही होता है। सबसे कम परिक्रमण काल, सबसे कम परिक्रमण काल वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध। सबसे छोटा वर्ष कहां होगा? बुध पर। यानी कि 88 दिन के बाद आप यहां केक काटोगे, अपना बर्थडे मनाओगे। यदि बुध के ऊपर तुम रहना शुरू कर दो ना, तो बुध के ऊपर मेरे दोस्त यदि आप लोग रहना शुरू कर दोगे तो सिर्फ 88 दिन में, सिर्फ 88 दिन में तुम बर्थडे मना लोगे, ठीक है ना। मेरे दोस्त, हम पढ़ रहे थे बुध को। बुध का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रह चुका है, इसको और कवर कर लेते हैं बच्चों। इसका दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा है सभी ग्रहों के अंदर। दैनिक तापांतर जो है ना, सबसे ज्यादा है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेली टेम्परेचर वेरिएशन। डेली टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है। दैनिक तापांतर का मतलब है यहां पर दिन और रात के तापमान से। दिन और रात, बेटा यहां पर दिन बहुत गर्म होता है और रात बहुत ठंडी होती है। यानी कि दिन में कोई भी एसी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 427 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। और बेटा 427 डिग्री सेल्सियस के संपर्क में यदि तुम आ जाओगे ना, तो पता ही नहीं चलेगा हड्डियां भी कहाँ हैं, ठीक है। तो बुध के ऊपर रहना बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जैसे डोन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसे बच्चों बुध के ऊपर रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि 427 डिग्री सेल्सियस यहां दिन में टेम्परेचर होता है। लेकिन यह टेम्परेचर बना नहीं रहता, ठीक है। रात यहां क्या हो जाती है? फिर ठंडी हो जाती है। यदि ये टेम्परेचर पूरा दिन मेंटेन रहे, रात यहां ठंडी ना हो, तो बच्चों शुक्र से भी ज्यादा गर्म ग्रह हम किसको पढ़ लेते? बुध को पढ़ लेते। लेकिन यहां दिन जितना गर्म होगा, रात भी बच्चों उतनी ही ठंडी होगी। और रात में टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी कि बच्चों बर्फ जम जाएगी पूरे शरीर की, समझ में ही नहीं आएगा क्या हुआ, ठीक है। तो दिन और रात के टेम्परेचर में जो अंतर हुआ वो कितना हुआ? 600 डिग्री सेल्सियस। अब आप बोलोगे कि सर रात इतनी ठंडी क्यों हो जाती है? ये इसलिए हो जाती है क्योंकि यहां पर वायुमंडल नहीं है मेरे दोस्त। क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है।
बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरी बातें समझ में आ रही हैं? एक बार सारे के सारे बच्चे थम्स अप करके बताएंगे। कोई ऐसा महानुभाव तो नहीं होगा कि भाई साहब कोई बोल दे कि सर हमारे समझ में नहीं आ रही। अब तो एक एक बात आपको समझा रहा हूं मैं। बुध पर कोई वायुमंडल नहीं है। मेरे भाई, बुध के ऊपर कोई वायुमंडल नहीं है। चलेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारा बुध हो चुका है कंप्लीट। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। बुध के बाद आ जाइएगा, बात करते हैं विनस की। घूर्णन का मतलब होता है अपने अक्ष पे घूमना, ठीक है ना। मान के चलेगा ये मार्कर है, ऐसे ही घूम रहा है अपने अक्ष पे। इसका जो ऐसे है ना, ये अक्ष हुआ। सर जी, बैलून बांध कर नहीं जा सकते ऊपर। बेटा, बैलून से पहले खुद ही फूट लोगे तुम। बैलून तो बाद में फूटेगा, पहले तुम ही फूट लोगे, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, यहां पर विनस की। शुक्र को पढ़ते हैं। ये भी बड़ा मजे वाला प्लेनेट है, ग्रह है, शुक्र। बच्चों, एक तो तुम इसको देखोगे तो ये दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है सूर्य से। तो आपको ध्यान रखना है, ये सूर्य से दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है। सेकंड नियरेस्ट प्लेनेट फ्रॉम सन। इंग्लिश वाले बच्चे भी थोड़ा सा मुस्कुरा दो तुम। सेकंड नियरेस्ट प्लेनेट फ्रॉम सन। इंग्लिश वाले बच्चे मुस्कुराइएगा, ठीक है। चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मेरे दोस्त, शुक्र जो है ना, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, नो सैटेलाइट। क्यों नहीं है सर इसका कोई उपग्रह? क्योंकि मेरे दोस्त, ये भी सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ताकतवर, वो क्या कर देता है फिर, वो इसके चारों ओर चक्कर काटने वाले आकाशीय पिंड को अपनी ओर खींच के नष्ट कर देता होगा, ठीक है। तो इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, नो सैटेलाइट। इसके बाद मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, ये सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह है मेरे दोस्त, ठीक है। ये बिल्कुल बीवी की तरह होता है, पत्नी की तरह मुंह फुलाए रहता है सारा दिन, ठीक है। बहुत गर्म, ठीक है ना। हाँ, तो पत्नी की तरह होता है बच्चों शुक्र। सारा दिन गर्म रहता है ये, ठीक है ना। ठंडा होना इसको आता ही नहीं है। तो सबसे गर्म ग्रह है ये। ठीक है, याद रखोगे। हाँ, पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे हम। सबसे गर्म ग्रह है ये। और सबसे गर्म है क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। क्योंकि इसके वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? CO2 पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। गैस के कारण, ठीक है, सबसे गर्म है। सबसे गर्म है तो गर्म चीज हमेशा चमकती है बच्चों, तो इसको चमकीला तारा भी बोल देते हैं। और हर चमकने वाली चीज सुंदर होती है मेरे दोस्त, है ना। हर चमकने वाली चीज सुंदर होती होगी ना।
मान के चलिएगा शादियों के अंदर जब लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती है, मान के चलिएगा जिस लड़की के साथ आपकी शादी होगी, और बच्चों शादी वाले दिन उस लड़की को देखोगे और फिर 5-6 दिन के बाद देखोगे, तो तुम्हें लगेगा कि भाई साहब ये क्या है, दिन और रात इतना, आसमान और धरती इतना अंतर। आपने हमेशा देखा होगा कि जिसकी शादी जिस लड़की से होती है उस दिन फोटोग्राफर जो फोटो लेता है, बच्चों भविष्य में ऐसी लड़की हमें दोबारा दिखती ही नहीं है। पता नहीं ऐसा क्या सिस्टम है, होता है ना ऐसा। यदि आप में से किसी की शादी हो रखी हो तो अभी अपनी एल्बम उठा के देख लो, तुम जिस लड़की के साथ उस दिन तुम्हारी शादी हुई थी ना, और आज जो तुम्हारी आंखों के सामने है, तुम मिला के देख लो, है ना। समझ में आई बात, कभी भी मेल नहीं खाएगी। लेकिन चमकने वाली चीज बच्चों सुंदर दिखती है, तो इसको हम चमकीला तारा बोलते हैं ना, तो इसको हम सौंदर्य का देवता भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोल देंगे, सौंदर्य का देवता बोल देंगे। सर जी थोड़ा आराम से बोलिएगा, मैडम सुन लेगी। बेटा मैडम है ही नहीं, इसीलिए तो हम मर्दों वाले काम कर रहे हैं आज, ठीक है। हाँ, तो तुम खुद भी समझ जाओ, यदि मैडम पास होती बेटा तो क्या इतनी ऊंची आवाज में मैं बोल पाता, तुम खुद ही बताओ। तो अभी पिछली 3-4 क्लास से मैं क्यों हंस हंस के पढ़ा रहा हूं, तुम समझ गए होगे कि भाई साहब मैडम नहीं है इसलिए। क्या बात है, तुम समझे ही नहीं भाई साहब। एसएससी जीडी वाले बच्चे तो तेज तर्रार होते हैं, समझ जाना चाहिए था कि 3-4 दिनों से मैं पिछले हंस हंस के पढ़ा रहा हूं तुम्हें, बिल्कुल, है ना। तो चमकीला तारा सौंदर्य का देवता इसे बोलते हैं। अच्छा, इसको बोर का तारा भी बोल देते हैं, मॉर्निंग स्टार बोल देते हैं। बोर का तारा इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। ठीक है, एक इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। इसको बोलते हैं सांझ का तारा। ठीक है, तो इसको बोर का तारा बोलते हैं, एक इसको सांझ का तारा बोलते हैं, सौंदर्य का देवता बोलते हैं, चमकीला तारा मेरे दोस्त इसे कहा जाता है। यदि हम बात करें ना, तो इसकी घूर्णन दिशा कैसी होती है, रोटेशनल डायरेक्शन इसकी क्या है। मेरे दोस्त ये शुक्र ग्रह जो है ना, ये सूर्य की तरह घूमता है। और सूर्य कैसे घूमता है दोस्त, क्लॉकवाइज, यानी कि पूर्व से पश्चिम। बच्चों जब हम अपनी अर्थ को पढ़ेंगे, पृथ्वी को पढ़ेंगे, तो हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे घूमती है। सर हमारी पृथ्वी घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, पश्चिम से पूर्व। तो हमारी पृथ्वी जैसे घूमती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में शुक्र घूमता है। तो हमारी पृथ्वी के ऊपर जो काम होते होंगे उसके अपोजिट यहाँ काम होते होंगे दोस्त, सीधी सी बात है। जब घूर्णन दिशा हमारी पृथ्वी से अपोजिट है तो काम भी हमारी पृथ्वी से इसके मिलते जुलते नहीं होंगे। काम क्या बच्चों, जैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर सूर्योदय होता है, सुबह सुबह सूर्य निकलता है, उसको हम सनराइज बोलते हैं, सूर्योदय बोलते हैं ना, यही तो बोलते होंगे, सनराइज बोलते हैं। और मेरे दोस्त फिर सूर्यास्त भी होता होगा, इसको हम सनसेट बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई यहां सूर्योदय कौन सी दिशा में होगा और सूर्यास्त, तो हमारी पृथ्वी के ऊपर कैसे है सूर्योदय, कौन सी दिशा में निकलता है सूर्य, पूर्व दिशा में। तो बेटा यहां सूर्योदय पूर्व में नहीं निकलेगा, बल्कि हमारी पृथ्वी से अपोजिट निकलेगा, यहां सूर्योदय होगा पश्चिम में। तो सूर्यास्त फिर कौन सी दिशा में होगा, पूर्व में, क्योंकि हमारी पृथ्वी से इसकी रोटेशनल डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहां पर सूर्योदय और सूर्यास्त भी क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही हम करें, बाकी मिलेंगे मेरे दोस्त कल की क्लास में। ठीक है, तो
मतलब नेक्स्ट वीक में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। 5 से 6 क्लास, और मान के चलिएगा 5 से 6 क्लास में आपके एसएससी जीडी में ज्योग्राफी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।